everyone, I welcome you all on Wikipedia. So मेरा नेम है दीपाली कक्कड़ एंड आई एम here with you to revise our weekly current affairs. ठीक है, सो वीकली करंट अफेयर का हम सेशन लेकर आते हैं. बहुत ही अच्छा जो है आपका रिस्पांस आ रहा है, आई होप. सो लेट अस स्टार्ट आवर सेशन. तो ये थर्ड सेशन हमारा रहने वाला है जिसमें अक्टूबर के भी कुछ करंट अफेयर जो हमारा वीक है, ठीक है, और हमारे नवंबर के भी करंट अफेयर्स होंगे. तो काफ़ी इंटरेस्टिंग हमारे क्वेश्चंस हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से. तो इन क्वेश्चंस को आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, राइट. सो लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द यूरोपियन यूनियन एंड द इंडिया कंडक्टेड देयर फर्स्ट एवर ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज. ठीक है, तो रिसेंटली क्या हुआ है, यूरोपियन यूनियन एंड इंडिया ने पहली बार एक ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज जो है वो कंडक्ट की थी. ठीक है, तो एक्सरसाइजेज जो होती हैं इनके बारे में मैंने ऑलरेडी पहले डिस्कस किया हुआ है कि आपको देखना होता है कंट्रीज कौन कौन सी इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं. ठीक है, कौन से डोमेन की है, क्या वो मिलिट्री नेचर की है, नेवल नेचर की है या फिर एयरफोर्स की है. ठीक है, और क्या वो एक बायलेटरल है या फिर एनुअली होने वाली कोई है. ठीक है, बाइनियल या फिर एनुअल होने वाली एक्सरसाइज है. ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको एक एक्सरसाइज में ध्यान में रखनी है. अब ये एक्सरसाइज क्यों इंपॉर्टेंट है, तो ये आपके सामने है बिकॉज यूरोपियन यूनियन एंड इंडिया ने पहली बार जो है नेवल नेचर की एक्सरसाइज की है ज्वाइंटली. ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है. अभी अक्टूबर एंडिंग में ही ये जो एक्सरसाइज है ये हुई थी. ठीक है, सो कौन सी जगह पे हुई थी, गल्फ ऑफ गिनिया, इंडियन ओशियन, साउथ चाइना सी या फिर गल्फ ऑफ फिनलैंड. ठीक है, क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है एंड आंसर भी इसका कंफ्यूजिंग है. ठीक है, चाहे ये यूरोपियन यूनियन एंड इंडिया की एक्सरसाइज है बट उनकी जो, ठीक है, हम बात करें उनकी बाउंड्रीज दोनों नेशंस, ठीक है, या फिर EU ब्लॉक के नेशंस के किसी भी बाउंड्री के साथ अटैच होने वाले जो है वाटर बॉडी में ये एक्सरसाइज नहीं हुई है, ना ही इंडिया की ना ही यूरोपियन यूनियन की किसी कंट्री की. ठीक है, सो ना ही इंडियन ओशन एंड गल्फ ऑफ फिनलैंड जैसे आंसर आपके बिल्कुल गलत होंगे. ठीक है, सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए. गल्फ ऑफ गिनिया, ठीक है, गल्फ ऑफ गिनिया में ये एक्सरसाइज की गई है, राइट. सो याद रखेंगे कि इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन ब्लॉक की पहली ज्वाइंट नेवल नेचर की एक्सरसाइज कहाँ हुई है, गल्फ ऑफ गिनिया में. ठीक है, एंड एक एक्सरसाइज के बाद क्या है, फिर नॉलेज शेयरिंग होती है क्योंकि एक्सरसाइज में, ठीक है, इंटरऑपरेबिलिटी हो जाती है दोनों फोर्सेस की. उसके बाद नॉलेज शेयरिंग के ऊपर भी, लाइक अपने वॉर टाइम एक्सरसाइजेस के ऊपर या इंफॉर्मेशन शेयरिंग भी करती हैं कंट्रीज. ठीक है, अब यूरोपियन यूनियन में कितनी कंट्रीज हैं, ठीक है, तो ये आप क्या है एक बार कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि यूरोपियन यूनियन में कितनी कंट्रीज हैं, EU या फिर एक ब्लॉक है हमारा. ठीक है, इसमें कितनी कंट्रीज हैं. और हम एक्सरसाइज की बात करेंगे कि एक्सरसाइज में मेजर पार्टिसिपेशन कौन सी कंट्रीज का रहा. सो इंडिया की नेवी की तरफ से INS सुमेध जो है, ठीक है, जो कि एक पेट्रोलिंग वेसल्स है. पेट्रोलिंग वेसल्स कौन से होते हैं, जो कि ओशियन जो होते हैं ना उनमें पेट्रोल्स करते हैं, मतलब कि देखते हैं कि कुछ ऐसी घटनाएं तो नहीं हो रही है या फिर ऐसा कोई ट्रेड तो नहीं चल रहा है जो कि हार्मफुल है ना, तो वो पेट्रोल है, वो वारफेयर वाली इनका जो है हमारा ये INS सुमेध नहीं था. ठीक है, नेक्स्ट इसके साथ साथ यूरोपियन यूनियन के 3 मेंबर स्टेट जो हैं, ठीक है, यूरोपियन यूनियन जो ब्लॉक है इसमें से 3 जो कंट्रीज हैं उनकी जो वेसल्स है उन्होंने पार्टिसिपेट किया था. इटालियन नेवी शिप, ठीक है, ITS फॉस्कारी, ठीक है, नेक्स्ट इज फ्रेंच नेवी शिप एंड उसके साथ साथ स्पेनिश. ठीक है, तो इटली, फ्रेंच एंड जो हो गया हमारा स्पेन, इन तीनों की, फ्रांस एंड स्पेन, इन तीनों ने जो इनकी हमारी क्या थी वेसल्स, ठीक है, इन तीनों ने पार्टिसिपेट किया था अलॉन्ग विद इंडिया. तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि गल्फ ऑफ गिनिया में इंडिया के साथ साथ यूरोपियन यूनियन की पहली नेवल एक्सरसाइज हुई है जिसमें इटली, फ्रांस एंड स्पेन की वेसल्स ने पार्टिसिपेट किया था. क्वेश्चन कंफ्यूजिंग इसलिए हो जाता है क्योंकि ये वाटर बॉडी जो है, ठीक है, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के साथ अटैच्ड है ना. अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न जो साइड होता है वहाँ पे है गल्फ ऑफ गिनिया. तो ये जो पॉइंट है कि हमें वाटर बॉडी है ये कंफ्यूज कर सकता है, तो इसको अब हम ध्यान में रखेंगे. क्लियर है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 है, विच कंपनी लॉन्च्ड इंडियाज इनॉग्रल सैटेलाइट बेस्ड गीगाबिट ब्रॉडबैंड सर्विसेज. सो क्या हुआ है कि, ठीक है, हमने देखा है US में 2 जो कंपनीज हैं, ठीक है, एक तो होगी SpaceX, ठीक है, एंड दूसरी हमारी हो गई Amazon. ये दोनों वर्क कर रही हैं कि वो सैटेलाइट बेस्ड जो है इंटरनेट सर्विसेज को प्रोवाइड करेंगे. सो उसी लाइंस पे अब इंडिया की भी एक कंट्री जो है, एक कंपनी जो है वो भी सैटेलाइट बेस्ड जो है वो इंटरनेट सर्विसेज को प्रोवाइड करेंगे. अब वाई वी आर मूविंग टुवर्ड्स द सैटेलाइट बेस्ड, ठीक है, थोड़ी सी बात करते हैं
क्या रहता है कि जब हम अभी अपना करंट अगर हम देखें हमारे इंटरनेट सर्विसेज, तो वो फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू, केबल्स के थ्रू ट्रांसमिट हो रहा है। एंड कहीं ना कहीं जो रूरल एरिया है, ठीक है, या फिर कुछ डिप्राइव्ड एरियाज होते हैं, उनमें वो केबल नेटवर्क इतना अच्छे से नहीं होता है। हिल स्टेशंस की भी अगर हम बात करते हैं, हिली एरियाज़ में भी वो टेरेन की डिफ़िकल्टी के कारण केबल नेटवर्क इतना अच्छा नहीं बैठता है। सो सैटेलाइट सिस्टम जो है, जिसमें अभी क्या है डेवलपमेंट की जा रही है, इससे क्या बेनिफिट रहेगा, अगर आपको इस एरिया में इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करनी है, ठीक है, सो आप जो है इसके अराउंड कॉन्स्टलेशन बना देंगे सैटेलाइट्स का। तो डाटा जब यहाँ से ये भेजना चाहेंगे तो ये सैटेलाइट इस डाटे को रिवर्ट कर देंगी जहाँ भी चाहिए होगा, ठीक है। सो सैटेलाइट इस वे में हेल्प करती है कि आपको हिली टेरेन्स में, डिफ़िकल्ट टेरेन्स में वेव कांट रीच थ्रू द केबल्स, आप सैटेलाइट के थ्रू जो है इंटरनेट सर्विसेज पहुँचा सकते हैं, ठीक है। स्टारलिंक प्रोजेक्ट जो है हमारा स्पेस एक्स का, कुइपर प्रोजेक्ट हो गया हमारा अमेजॉन का। अब इंडिया में कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो शुरू हो रहा है, कौन सी कंपनी शुरू कर रही है, रिलायंस जियो इन्फोकॉम, भारती एयरटेल, वोडाफोन या फिर BSNL, एंड ये ही हमारे मेजर टेलीकॉम प्लेयर्स हैं इन द इंडिया, ठीक है। सो मोस्ट ऑफ यू विल गेस ए, एंड ए इज करेक्ट, ठीक है। सो रिलायंस जियो इन्फोकॉम जो है यही ये सैटेलाइट बेस्ड गीगाबिट जो ब्रॉडबैंड प्रोजेक्ट है फॉर द इंटरनेट लेके आ रहा है। क्लियर है? नाम क्या होगा जी, जियो स्पेस फाइबर, ठीक है। जियो स्पेस फाइबर जो है ये नेम है जियो के, रिलायंस के उस प्रोजेक्ट का जिसमें कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है वो इंटरनेट प्रोवाइड करेंगी, ठीक है। थ्रू सैटेलाइट्स इंटरनेट की एक्सेसिबिलिटी दिलाई जाएगी, ठीक है। एम तो होती है कि हाई स्पीड रहे इंटरनेट, बट कहीं ना कहीं लेटेंसी देखने को मिलती है, बिकॉज डाटा क्या हो रहा है, डाटा एक बार सैटेलाइट के पास जाएगा फिर वो नेक्स्ट आगे, ठीक है। तो थोड़ी सी लेटेंसी जो है इसमें अभी इनिशियल स्टेजेस में देखने को मिल रही है। क्लियर है? सो नेक्स्ट इसके साथ साथ जियो स्पेस फाइबर ने अभी रिसेंटली जो है कौन कौन सी स्टेट में काम ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया इसके ऊपर, ये भी देख लीजिए। सो गिर इन द गुजरात, कोरबा इन छत्तीसगढ़, ठीक है, एंड एज वेल एज उड़ीसा के साथ साथ असम में भी जो है इन सब सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विसेज के ऊपर जियो स्पेस फाइबर ने वर्क करना शुरू कर दिया है। एंड इंडिया की, ठीक है, कहीं भी कोई चीज़ फर्स्ट हो रही है, हमने क्या डिस्कस किया, इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन ब्लॉक की पहली नेवल एक्सरसाइज फर्स्ट हुई, इंडिया की पहली कंपनी जो कि सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विसेज देगी, जियो स्पेस फाइबर, रिलायंस, ठीक है। तो दीज फर्स्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द थीम ऑफ द विजिलेंस अवेयरनेस वीक 2023, ठीक है। सो कौन से इंपॉर्टेंट डेज आ रहे हैं ना, वो आपको सारे ध्यान से करने ही हैं, ठीक है। सो उनको भी हमें क्या है कवर करके साथ साथ चलना है। सो अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्या बनता है हमारा विजिलेंस अवेयरनेस वीक, जिसमें हम जो है प्लेजेस भी ले रहे हैं, ठीक है। सो इसका थीम क्या है, इंटीग्रिटी एंड एथिक्स, ठीक है। बी, से नो टू करप्शन, कमिट टू द नेशन। सी, स्टे विजिलेंट, स्टे ऑनेस्ट, या फिर डी, इंफॉर्मेशन इज पावर, ठीक है। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि विजिलेंस अवेयरनेस वीक जो है इस साल का थीम क्या है हमारा जी, बी, से नो टू करप्शन एंड कमिट टू द नेशन, ठीक है। बहुत ही अच्छा थीम है कि करप्शन को ना कह के हम अपने राष्ट्र के प्रति अपनी कमिटमेंट को शो करेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ अब हमें ये देखना है कि वीक कब से कब तक सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो 30 अक्टूबर से लेके 5 नवंबर तक जो है ये हमारा विजिलेंस वीक जो है सेलिब्रेट किया जाएगा, ठीक है। अब ये वीक जो है ये ऑब्जर्व कौन करवाता है, क्योंकि एक बॉडी होगी जो बताएगी आपको कि कैसे हम इस वीक को ऑब्जर्व करेंगे, जो ठीक है कहीं ना कहीं एक प्रेरणा का स्रोत होती है किसी भी डे को सेलिब्रेट करने के लिए, ठीक है। जैसे वर्ल्ड हेल्थ डे के लिए WHO बोलता है, राइट। सो वैसे ही इंडिया में जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, ठीक है, और इसके जो इंस्टीट्यूशंस हैं ये जो है लीड करते हैं इस वीक को, ठीक है, विजिलेंस वीक को। क्लियर है? सो ये एवरी ईयर विजिलेंस अवेयरनेस वीक इज ऑब्जर्व्ड एज एन आउटरीच, कि ग्रेटर अवेयरनेस हो सके लोगों के इस माइंड में कि इम्पॉर्टेंस है कि हमें एथिकली अपने एथिक्स को, अपने मॉरल्स को अपहेल्ड करना है, ठीक है, करप्शन नहीं करनी है, नेशन को सर्व करना है। तो CVC दैट इज़ द सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है वो हर साल विजिलेंस अवेयरनेस वीक जो है सेलिब्रेट करता है। थीम क्या है हमारा, से नो टू द करप्शन एंड कमिट टू द नेशन, राइट। वेरी ब्यूटीफुल। नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑपरेशन सेशा विच वॉज लॉन्च रिसेंटली एम्स टू कर्ब द इलीगल ट्रेड ऑफ, ठीक है। तो क्या है, एनफोर्समेंट बॉडीज जो हैं उनका ध्यान इसमें रहता है कि इलीगल ट्रेड नहीं होना चाहिए।
तो ऐसे ही एक रिसेंटली दिल्ली में एक क्या है हमारी ग्लोबल कॉन्फ्रेंस चल रही थी जिसमें इन्फोर्समेंट बॉडीज़ जो कि इलीगल ट्रेड को कर्व करने की बात कर रही थी, तो उसी में जो है इस ऑपरेशन का मेंशन हुआ था, ठीक है, अक्टूबर में ही अभी 31 के अराउंड ये जो है कॉन्फ्रेंस हुई है। सो उसी में ऑपरेशन सेशा का जो है वो मेंशन हुआ है। तो ऑपरेशन सेशा जो है वो किस चीज़ से लिंक्ड है? टोटवाइज, टिम्बर, एक्सोटिक बर्ड या फिर टस्क, ठीक है। सो करेक्ट आंसर याद रखना है टिम्बर, ठीक है। रेड सैंडर्स का हम देखते हैं कि कितना इलीगल ट्रेड होता है, तो उसी को कंट्रोल करने के लिए जो है ऑपरेशन सेशा जो है वो लॉन्च किया गया था, उसका अभी रिसेंटली, ठीक है, जो फेज 4 है वो कंडक्ट किया गया था, ठीक है। सो ऑपरेशन सेशा जो है इट कर्ब्स द इलीगल ट्रेड ऑफ टिम्बर, स्पेसिफिकली रेड सैंडर्स को ये टारगेट करता है, ठीक है। तो ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन कोऑपरेशन इन एनफोर्समेंट मैटर जो है उसमें इस जो ऑपरेशन के बारे में कि ये कंक्लूड किया गया है एंड कहीं ना कहीं ये सक्सेसफुल रहा है, इसके बारे में बात की थी हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने। क्लियर है? सो ऑपरेशन सेशा याद रखेंगे, इट इज़ लिंक्ड टू द टिम्बर, ठीक है। रेड सैंडर्स जो पुष्पा मूवी भी जिससे इंस्पायर होकर बनी है, तो उससे लिंक्ड हमें याद रखना है ऑपरेशन सेशा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, विच इंस्टीट्यूशन वाज टास्क्ड विद द प्रिपरेशन ऑफ विजन इंडिया एट 2047 प्लान, ठीक है। तो ये विजन इंडिया 2047 प्लान के लिए कौन सी इंस्टीट्यूशन को टास्क किया गया था, काम दिया गया था कि आप बना के दीजिए, ठीक है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि ये विजन इंडिया 2047 बात किस चीज़ की करता है। तो ये बात करता है कि हमें इंडिया को एक डेवलप्ड नेशन बनाना है, ठीक है। सो उस डेवलप्ड नेशन बनाने के लिए हमारी क्या स्ट्रेटजीज होनी चाहिए, उसके ऊपर ये जो है विजन स्टेटमेंट बात करेगा, ठीक है। तो कौन सी इंस्टीट्यूशन ने ये प्रिपेयर किया है? नैसकॉम, नीति आयोग, आरबीआई या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। सो वेरी इजी, क्यों बोला था मैंने? आंसर इज बी, बिकॉज नीति आयोग जो है, राइट, किस एम से बनाया गया था कि इंडिया को डेवलपमेंट करना है। अभी हम प्लान्ड इकोनॉमी जो प्रोग्राम्स पे चल रहे थे उससे हमने शिफ्ट किया कि कोऑपरेटिव पे जाएंगे, बट जो विजन प्लान्स हैं, ठीक है, 5 ईयर, 7 ईयर, 15 ईयर, ठीक है, ये सब किसने बनाए थे? नीति आयोग ने, जो कि प्लान करता है कि 7 साल में हम क्या करेंगे, 15 ईयर्स में हम क्या टारगेट अचीव करना चाहते हैं। ऐसे ही टिल 2047 अगर हमें डेवलप्ड नेशन बनना है तो उसके लिए हमारे क्या विजन्स होने चाहिए, ये अभी जो है ले डाउन किए हैं नीति आयोग ने। क्लियर है? थोड़ी सी और डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। सो अ विजन डॉक्यूमेंट एम्ड एट मेकिंग इंडिया अ डेवलप्ड कंट्री, ठीक है, ये अभी फाइनल स्टेज में है, ठीक है। ये इसके बारे में किसने बताया है? नीति आयोग के सीएम सुब्रमण्यम ने। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट नेम है, आपको याद रखना है कि नीति आयोग के सीईओ कौन है, राइट। सो नीति आयोग को टास्क दिया गया था कि 10 सेक्टोरल थीमेटिक विजन, ठीक है, जुलाई के अंदर की इंफ्रास्ट्रक्चर, वेलफेयर, कॉमर्स, इंडस्ट्री, ठीक है, हेल्थ, टेक्नोलॉजी, गवर्नेंस, इन सबको देख के एक 10 सेक्टोरल आप जो है विजन बना के दीजिए, ठीक है। तो इंडिया जो है विजन, इंडिया का विजन जो है 2047, ये किसने बनाया है? नीति आयोग ने, जो कि इंडिया को डेवलप्ड नेशन बनाने की बात करता है, ठीक है। आई होप यू आर क्लियर विद इट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 6 है, ठीक है। ये काफ़ी पुराना जो है प्रोजेक्ट हमारा चलता आ रहा है, बट अभी क्यों न्यूज़ में है? बिकॉज इस प्रोजेक्ट की फाइनलिटी अब जो है दिखने वाली है। रिसेंटली क्या है, नितिन गडकरी जो हमारे मिनिस्टर हैं, रोड मिनिस्टर, उन्होंने बोला है कि इसका जो रोड वाला पार्ट था जिससे फाइनल कनेक्टिविटी मिलेगी नॉर्थ ईस्ट इंडिया के रीजन के साथ हमें, वो कंप्लीट हो जाएगा, अब हमारा क्लियर हो जाएगा। कब तक? नवंबर 2023 तक, ठीक है। तो कलादान मल्टी मॉडल जो ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है, ये दोबारा से इसलिए हमारे पास न्यूज़ में है। सो कलादान का जो ये मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये एम करता है कि कनेक्ट करेगा कोलकाता के सी पोर्ट को विच कंट्री के साथ, ठीक है। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, इसकी हम इमेज के साथ इसको अच्छे से अभी समझ लेंगे, ठीक है। सो कलादान जो है ये इंडिया के साथ कौन सी कंट्री को कनेक्ट करने की बात करता है? थाईलैंड, म्यांमार, बांग्लादेश या फिर कंबोडिया, ठीक है। सो आंसर इज, हमारा आंसर है जी बी, म्यांमार, ठीक है। इमेज से अभी देखेंगे, अच्छे से याद रहेगा हमें। क्लियर है? तो थोड़ा सा इसको पहले हम इमेज की तरफ ही चलते हैं, राइट। सो देखिए, ये है हमारा इंडिया, राइट, और इंडिया का कोलकाता पोर्ट को बात की है किसके साथ जोड़ने की? हमने म्यांमार के साथ, ठीक है। म्यांमार के सितवे पोर्ट के साथ जो कोलकाता पोर्ट है उसका जो है लिंक एस्टैब्लिश किया गया है इस कलादान मल्टी मॉडल जो है ट्रांजिट प्रोजेक्ट में। अब ये मल्टी मॉडल क्यों हुआ? ठीक है, एक तो हमारा हो गया इसमें सी पोर्ट वाला रास्ता, ठीक है, जिसमें हम कोलकाता पोर्ट को सितवे पोर्ट, ठीक है, याद रखेंगे सितवे पोर्ट ऑफ
म्यांमार सॉरी, ठीक है जी, कौन सा पोर्ट है हमारा, सितवे पोर्ट ऑफ म्यांमार, ठीक है। इससे अब हमें क्या बेनिफिट हो रहा है, एक तो हमें म्यांमार के साथ तो कनेक्टिविटी मिल ही रही है, बट ये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये हमें कनेक्ट करेगा इंडिया को ही इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन के साथ, ठीक है। देखिए कैसे, तो यहाँ सितवे पोर्ट के बाद आगे क्या है, यहाँ पे जो है, ठीक है, प्लेटवा से, ठीक है, एक जो है रोड बनाई जाएगी, ठीक है, मिजोरम के लोंगथाई तक, ठीक है। ये जो रोड है ये अभी नवंबर में कंप्लीट हो जाएगी। अब इससे क्या हुआ, इंडिया का, ठीक है, हम जानते हैं कि बहुत ही छोटा सा यहाँ पे हमारा चिकन नेक कॉरिडोर बनता है, ठीक है, जिससे नॉर्थ ईस्ट के साथ हमारी कनेक्ट जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। तो इंडिया ने क्या है, एक अल्टरनेटिव उसके लिए बनाया है विद द म्यांमार। एक तो हमें म्यांमार की मार्केट तक एक्सेस मिल रही है, जो उनके साथ हमारा ट्रेड है वो ईजी हो जाएगा कोलकाता पोर्ट और सितवे पोर्ट की कनेक्टिविटी से। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी रोड चलेगी प्लातेवा से लांगटाई तक, मिजोरम तक, उससे हमें नॉर्थ ईस्ट रीजन की भी कनेक्टिविटी मिल रही है, ठीक है। सो इस इमेज से जो हमारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सारी क्लियर हो जाती है, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। सो जो भी हमें डिस्कस करना था वो हमने इंपॉर्टेंट देख लिया है कि सितवे सी पोर्ट के साथ जोड़ेगा, इसमें एक इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट भी होगा, ठीक है। इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कहाँ से कहाँ तक है, सितवे से कलादान तक, आई एम सॉरी, क्लियर है। सो ये जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको इस प्रोजेक्ट के लिए याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन अक्टूबर 2023 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ लॉन्च मेरा युवा भारत, काफ़ी न्यूज़ में है मेरा युवा भारत जो है, ठीक है। सो MY भारत प्लेटफॉर्म इसको बोला जा रहा है, ठीक है, जो कि एक ऑटोनोमस बॉडी है अंडर विच ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, अंडर विच डिपार्टमेंट, ठीक है। सिंपली क्वेश्चन में पूछा गया है कि मेरा युवा भारत जो भी लॉन्च हुआ था उसकी जो डिपार्टमेंट है, जो गवर्नमेंट मिनिस्ट्री है वो कौन सी है, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, बी इज डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, सी डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स, या फिर डी डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। क्लियर है। सो इसमें देखिए कि ये मेरा युवा भारत जो है ना, इसको आपने थोड़ा सा ध्यान से देख लेना है, क्योंकि एग्जाम के लिए ये न्यूज़ में काफ़ी रह रही है इसकी, ठीक है। अब हम इसके डिपार्टमेंट की बात करते हैं। सो डिपार्टमेंट आएगा डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स, ठीक है, युवा, ठीक है, यूथ से जुड़ा हुआ है, तो वही जो है इसका इंटरलिंक्ड जो इसका इम्पॉर्टेंट, ठीक है, डिपार्टमेंट है, ठीक है। अब ये मेरा युवा भारत बात किस चीज़ की करता है, ठीक है। सो इसके बारे में भी हम जो है थोड़ा सा भी देख लेते हैं कि मेरा युवा भारत जो कि डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स देखेगा, इसका मेन एम क्या है। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है कि मेरा युवा भारत जो है ये बात करता है कि मेरा युवा, ठीक है, जो भारत का युवा है, सबसे पहले हम उसके लिए एक फैसिलिटेटर बनेंगे कि वो डेवलप हो जाए, ठीक है, सो दैट वो एक डेवलप्ड युवा, एक डेवलप हमारा जो यूथ है वो फिर हमें फर्दर इंडिया को एक डेवलप नेशन बनाने में हेल्प करेगा। तो कहीं ना कहीं एक फैसिलिटेटर का रोल कैसे है कि युवा जो भी यूथ है हमारा, उसको जो मेंटोर चाहिए, जो मीडियम चाहिए उनकी डेवलपमेंट के लिए, उसको एक्सेस करवाने के लिए, ठीक है, उनको एक सारा ऐसा इन्वायरमेंट पर एक इकोसिस्टम प्रोवाइड करवाया जाएगा जिसमें वो अपनी डेवलपमेंट की ओर जो है फोकस कर पाएँ, बिकॉज एक डेवलप्ड जो यूथ है वही एक डेवलप्ड नेशन की जो है नींव बनाएगा, ठीक है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट इसका जो है हमें थीम इसका याद रखना है, राइट। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अभी ये जो हमारा प्रोग्राम था, ठीक है, मेरा युवा भारत जो ये लॉन्च किया गया है, इट हैज़ इटसेल्फ बीन लॉन्च ऑन नेशनल यूनिटी डे, ठीक है, जो कि 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। बर्थडे किसका है ये, ठीक है, किस जो है हमारे इंडियन इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी की बर्थ एनिवर्सरी होती है 31 अक्टूबर को, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको हम आयरन मैन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, उनकी बर्थ एनिवर्सरी को जो है रिमार्क करने के लिए 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे मनाया जाता है। उसी दिन जो है, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स के अंदर एक ऑटोनॉमस बॉडी बनाई गई है मेरा युवा भारत, जो कि देखेगा कि टेक्नोलॉजी के साथ, ठीक है, या फिर एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया जाए जिसमें यूथ ऑफ इंडिया कैन डेवलप इटसेल्फ, उनको एक हेल्प मिले और उसके बाद वो डेवलप्ड यूथ एक डेवलप्ड नेशन को बनाएगा, ठीक है। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज़ हमें याद रखनी है। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव गवर्नमेंट का प्लेटफॉर्म होगा जिसमें यूथ ऑफ इंडिया को क्या है अलाइन किया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गोल्स के साथ, कि यूथ की भी डेवलपमेंट हो रही है एंड गवर्नमेंट के गोल्स भी अचीव हो रहे हैं, ठीक है। आई होप यू आर क्लियर विद दिस कंसेप्ट, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर है हमारा 8। सो अगेन एक एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चन है जो कि हमें देखना है। सो क्वेश्चन है कि विच एडिशन ऑफ द एक्सरसाइज काजिंद 2023, ठीक है, नेम देखिए काजिंद, ठीक है, जिससे हमें
कहीं ना कहीं आइडिया हो जाएगा कि ठीक है, नेम से कभी कभी आइडिया हो जाता है कि कौन कौन से नेशंस इन्वॉल्व हैं, ठीक है। तो काजिंद स्टैंड फॉर कजाकिस्तान एंड इंडिया, ठीक है। तो इंडिया एंड कजाकिस्तान के बीच की जाने वाली एक एनुअल एक्सरसाइज है, ठीक है, जो कि 30 अक्टूबर को शुरू हुई थी। तो इसका रिसेंटली कौन सा एडिशन था, ठीक है, 9th 6th 8th या 7th। चलो, एडिशन ऐसे ही आपको क्वेश्चन नहीं आएगा, बट एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी कंट्रीज के बीच में होती है ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, राइट। सो एडिशन इसका कौन सा है हमारा जी, 7th एडिशन जो है रिसेंटली कंक्लूड किया गया था, कहाँ पे, ओतर एट द कजाकिस्तान। सो इंडियन आर्मी के साथ साथ इंडियन एयरफोर्स जो है दोनों ने पार्टिसिपेट किया था। तो देख सकते हैं आर्मी एंड एयरफोर्स दोनों ही नेचर की हमारी ये एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज काजिंद, ठीक है, जिसका 7th एडिशन रिसेंटली किया गया है। ये एनुअली की जाने वाली एक्सरसाइज है इंडिया एंड कजाकिस्तान के बीच में। अब ये एक्सरसाइज किन चीज़ों के ऊपर एम्फसाइज करती है, सो इट एम्फसाइजेज ऑन काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस, ठीक है, एंड सब कन्वेंशनल इन्वायरमेंट अंडर द यूएन क्लॉज, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन के जो लॉज हैं उनके अंदर ही ये एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जाता है, क्लियर है। सो एक्सरसाइज को भी हम याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9th है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी स्टार मार्क करके याद रख लीजिए कि रिसेंटली क्या है, इंडिया की 2 न्यू सिटीज़ को यूनाइटेड नेशंस की, ठीक है, यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी नेटवर्क के अंदर जो है इंक्लूड किया गया है। इससे पहले इंडिया की कितनी थी हमारी सिटीज़, 6, अब कितनी हो गई हैं, 8, ठीक है। तो कौन कौन सी सिटीज़ को इंक्लूड किया गया है, क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ हैज़ फीचर्ड इन द लिस्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क, ठीक है। ग्वालियर ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है, जिसको बोल रहे हैं कि क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक बोला गया है। देन बोल रहे हैं कोझिकोडे ऑफ केरला, जिसको हम लिटरेचर में देख रहे हैं, या फिर कोलकाता, जिसको हम यूनेस्को सिटी ऑफ जॉय में देख रहे हैं, ठीक है। सो ऑप्शन से बहुत ही ईजी आप जो है इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि यूनेस्को सिटीज़ ऑफ जॉय कोई ऐसा सिटी नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई टैग जो है यूज़ नहीं करता है क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क के लिए कि जॉय में होगा, ठीक है। म्यूजिक एंड लिटरेचर में, ठीक है, दोनों ही सिटीज़ ग्वालियर एंड कोझिकोडे को जो है सिलेक्ट किया गया है। सो आंसर हो गया हमारा डी, ठीक है, डी आंसर है, क्योंकि ग्वालियर एंड कोझिकोडे, ठीक है, ग्वालियर को म्यूजिक के लिए, कोझिकोडे को लिटरेचर की फील्ड में UN जो CC नेटवर्क है उसका पार्ट बनाया गया है, ठीक है जी। सो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब ये वर्ल्ड सिटीज़ डे, ठीक है, जो कि अगेन 31 अक्टूबर को ही मनाया जाता है, ठीक है, 31 अक्टूबर को मनाया जाता है वर्ल्ड सिटीज़ डे। उस दिन ही जो ये नेटवर्क है इसमें 55 न्यू सिटीज़ जो है उनको इंक्लूड किया गया है, और इंडिया की 2 न्यू सिटीज़ हैं, ग्वालियर एंड कोझिकोड, ठीक है। तो अभी मैं बात कर रही थी कि जॉय नहीं है एक फील्ड, है ना, क्योंकि ये जो 7 क्रिएटिव फील्ड हैं जिसमें UNCCN नेटवर्क बनता है वो कौन कौन सी है। सो क्राफ्ट एंड फोक आर्ट, ठीक है, क्राफ्ट्स, फोक आर्ट, डिज़ाइन, फिल्म, गैस्ट्रोनॉमी, लिटरेचर, मीडिया आर्ट्स एंड म्यूजिक, ठीक है। ये 7 वो क्रिएटिव फील्ड्स हैं जिसमें यूनाइटेड सिटीज़ क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क बनता है, क्लियर है। अब हम देख लेते हैं कि इंडिया की 2 न्यू सिटीज़ कोझिकोडे एंड ग्वालियर, राइट, एंड अब टोटल हमारी कितनी सिटीज़ हो गई हैं, 8, ठीक है। सबसे पहले जयपुर थी जिसको क्राफ्ट एंड फोक आर्ट में बनाया गया था। नेक्स्ट वाराणसी इन म्यूजिक, अगेन चेन्नई इन म्यूजिक, मुंबई को फिल्म नगरी भी बोलते हैं हम, है ना, तो मुंबई को फिल्म के अंदर, हैदराबाद को गैस्ट्रोनॉमी, फूड क्यूजीन को देखते हुए वहाँ का क्यूजीन कितना रिच है, राइट। नेक्स्ट आ गया श्रीनगर, क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट, श्रीनगर का इतना रिच हेरिटेज ऑफ क्राफ्ट एंड फोक आर्ट है जो कहीं ना कहीं हमें अपने ग्लोबल लेवल तक लेके जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारा ग्वालियर, रिसेंटली म्यूजिक के लिए, एंड कोझिकोडे फॉर द लिटरेचर, ठीक है। सो एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आपको ये याद रखना है, क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 10th है, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली अप्रूव्ड वर्ल्ड फर्स्ट पैसेंजर कैरिंग फ्लाइंग टैक्सी, ठीक है। तो देखिए अब फ्लाइंग टैक्सीज भी आ गई हैं, मीन्स व्हाट यू हैव टू डू इज़ अपने घर की छत से आपको टैक्सी मिल जाएगी, सीधा ऑफिस या हॉस्पिटल जहाँ जाना है डायरेक्टली लैंड करेंगे, ठीक है। सो बहुत डेवलपमेंट साइंस की फील्ड में आ रही है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है कहीं ना कहीं, ठीक है। वैसे तो अगर आप नेम ही ध्यान से पढ़ लेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, बट इम्पॉर्टेंट है तो देखते हैं। EHangs EH216S, ठीक है, तो ये क्या है, ठीक है। आपको सीधा ये भी याद रखना है कि EHang जो है किस चीज़ को डिनोट करता है, तो ये फ्लाइंग टैक्सी है, फर्स्ट पैसेंजर फ्लाइंग टैक्सी जो है वर्ल्ड में अप्रूव की गई है। अब कौन सी कंट्री ने इसको अप्रूव किया है, जापान, USA, जर्मनी या फिर चाइना, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सो आंसर क्या हो गया हमारा जी, डी, चाइना,
ठीक है। तो चाइना ने अब एक रिमार्केबल फीट जो है वो तय कर दी है कि फ्लाइंग टैक्सीज जो है उसको अप्रूव कर दिया है, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट क्या पॉइंट है, ये इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग पे काम करेगा, ठीक है। वर्टिकल सीधा, अगर हम एरोप्लेन्स की बात करें तो वो ऐसे हमारा जो है लीनियर मोशन में चलते हैं, बट ये जो फ्लाइंग टैक्सीज हैं ये वर्टिकल लैंडिंग एंड टेक ऑफ करेगी, ठीक है। इसे EVTOL, ठीक है, ये इसका याद रखना है, ठीक है, कि EVTOL जो है इसका मॉडल रहेगा, क्योंकि ये वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग के ऊपर जो है टैक्सीज ई-हांग जो है ये चलेगी, ठीक है। अब इसकी कैपेसिटी की बात कर लेते हैं। इधर इसमें जो बोला गया है, ठीक है, कि 2 पर्सन या फिर 600 पाउंड्स ऑफ कार्गो, ठीक है, या तो 2 पर्सन को लेके जा सकता है या फिर मैक्सिमम 600 पाउंड्स ऑफ कार्गो जो है उसका वेट ये टैक्सीज अभी के लिए कैरी कर सकते हैं, ठीक है। सो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको याद रखनी है। एंड फॉर दिस, ठीक है, आई होप कि आज का सेशन आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, हमने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर किया है। इफ़ यू फाइंड दिस सेशन गुड, डू लाइक दिस वीडियो एंड जो है इसको शेयर भी कीजिए, सो दैट आपके जो फ्रेंड्स हैं वो भी अच्छे से करंट अफेयर को प्रिपेयर कर सकें। दैट इज दिस फॉर टुडे एंड कीप लर्निंग, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू।